बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ऐसी न सुनिएगा। पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। सही व तलाश बहुत सी रहेगी इस अंदाज के कहने की। सोहबत में उलमा फजला की जाकर पढ़िए गिनिएगा। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। 3 जून सन 2023 हफ्ते की शब और रात गए की ये बराह रास्त नशिस्त पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर मरकज़ के स्टूडियो से। प्रोग्राम की इब्तिदा अहद हाज़िर में उर्दू ज़बान व बयान की आबरू जनाब ज़िया मुहीउद्दीन की आवाज़ में उसके कलाम से हुई है कि जिसे साहिबान बयान व मानी ने खुदाए सुखन कहा है। सो मेरे लिए आज का प्रोग्राम बेइंतहा मुश्किल इसलिए कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। जिक्र मीर का कि आज के प्रोग्राम का मौजू मीर है और मीर पे गुफ्तगू। बुलबुल गज़ल सराई आगे हमारे मत कर, सब हमसे सीखते हैं अंदाज गुफ्तगू का। जनाबे शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने शेर शोर अंगेज़ 4 ज़ख़ीम जिल्दों पर मीर की शायरी का अहाता किया तो ख़ुद उसके दिबाचे में तहरीर किया कि मुझे शेर शोर अंगेज़ पे काम करते हुए 10 बरस का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मैं भी पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि मैंने मीर के मौजू के साथ इंसाफ कर दिया है। मेरे सामने जनाब गोपी चंद नारंग का ये कहना भी है कि मीर ने नए मसलके इश्क की बुनियाद रखी है। आप के बारे में जनाब अबुल खैर कशफी का ये कहना कि गज़ल उर्दू की आबरू है और मीर गज़ल की आबरू है। सो ख़वातीन हज़रात, मैं तो ख़ुद को यके अज़ न्याज़मंदाने मीर की फहरिस्त में भी नहीं रख सकता। सो बेहतर है कि तज़किराए मीर मीर शनासों से हो। आज के प्रोग्राम में हमने जहमत दी है ऐसे 2 मेहमानों को कि फ़ी ज़माना ये कहा जा सकता है कि कम से कम मुझ कम इल्म से कहीं ज़्यादा वो मुझे आज मीर पढ़ा देंगे और उनकी ज़बानी हम और आप आज की महफ़िल में उसका ज़िक्र करेंगे कि जिसने अगर अपना मवाजना किया तो सीधा खुदाए लम यज़ल से ये कह के कि सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया हमको, फ़करना हम खुदा थे अगर दिले बेमुद्दा होते। मीर का तस्करा है, सो शायरी और वो भी मीर की और उसको गाया जाए तो मज़ीद कदम को फूंकना पड़ेगा। लिहाजा एक ऐसे फ़नकार का इंतखाब किया गया है कि इस दौर में गज़ल और गायकी में अगर कुछ ना कुछ इंसाफ के करीब मीर तक पहुंचा जाता तो फिर उन्हीं का नाम आता। ये सब कुछ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, रात गए कि इस बराह रास्त नशिस्त में बाकायदा खुशामदीद और ज़िक्र है आज की बज़्म में मीर का। सहल है मीर का समझना क्या, हर सुखन उसका एक मकाम से है। और मेरे सामने तो जनाब मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की तसनीफ़ से वो वाक़या भी है कि जनाब मीर आलम उसरत में दिल्ली से निकले हैं और इतनी भी इस्तिताअत नहीं है कि सालिम यक्का कर सकें। सो सांझे की सवारी साथ है, जिसने अगर रस्ते में ये कह के गुफ्तगू करने की कोशिश की कि राह का शगल है, कुछ बातचीत में वक्त कट जाएगा, तो जनाब मीर कड़क के कहते हैं खैर आपका शगल ठहरा, हमारी ज़बान ख़राब होती है। सो मैं तो ये जिसारत कतन न करूँ और ये जिसारत जो है वो जो हर रोज़ फेसबुक पे एक नया शेर मीर का दाग देते हैं और हम जनाब हारिस खलीक के मोहताज होते हैं कि ज़रा इसकी तशरीह करके दीजिए। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन से वाबस्ता हैं, शायर हैं, अंग्रेज़ी के भी उतने अच्छे हैं और उर्दू के भी उतने ही अच्छे हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं,
लेकिन आप अकीदतमंद मीर हैं। सो आज आपको हमने इस नशिस्त में इसीलिए ज़हमत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा यास्मीन हमीद, आप उस्ताद हैं, क्या अच्छी शायरा हैं, और चूँकि आप मीर पढ़ाती भी हैं तो हमारे गुमान यह है कि मुझसे बहुत ज़्यादा मीर शनास हैं। सो मैं इंतहाई अदब के साथ आज आपसे कुछ मीर के सबक लूँगा। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत और मैंने ख़वातीन हज़रात आपसे ज़िक्र किया था कि चूँकि तज़किरा मीर का है और खुदाए सुखन के बारे में एक बात जो बार बार हमें निसाब में पढ़ाई गई वो ये कि बेइंतहा नाजुक मिजाज हैं। सो जिस फनकार का इंतखाब किया गया, आज अगर शेर को गायकी में उसकी पूरी नफासत से ढाल देने का फ़न कहीं है तो हम कह सकते हैं कि जनाब ग़ुलाम अब्बास की आवाज़ में है। जनाब ग़ुलाम अब्बास, मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि झंग की सरज़मीन ने या हमें माई हीर दी या फिर आपकी आवाज़ दी। कमोबेश 329 अवार्ड मुख्तलिफ़ सरकारी, नीम सरकारी, बैनुल-अक़वामी तंजीमों से ले चुके हैं, जिनमें सदर मुमलिकत की जानिब से तमगा इम्तियाज़ और फिर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी। रेडियो पाकिस्तान ने हाल ही में जो अपनी 75 साला तक़रीबात की, उसमें गायकी पे जनाब ग़ुलाम अब्बास की नज़र एक और अवार्ड किया गया। मैं अभी ये भी अब्बास भाई से कह रहा था कि घर में इतनी ईंटें नहीं होंगी जितने अवार्ड होंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और हम आपके लहजे से मीर सुनना चाहते हैं। जी मैं पेश करता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे उस्ताद। वो जो खुदाए सुखन है, वो जो उर्दू गज़ल की आबरू है, वो जो मसलके इश्क का नया पैगंबर है, वो हमारी निसाबी मीर से इतना मुख्तलिफ क्यों है? इसलिए कि हमें तो सेकंड ईयर में रट्टा ये लगवाया गया था कि मीर की शायरी आह है और सौदा की शायरी वाह है, और ये एक नॉन प्रैक्टिकल, नाजुक मिजाज और नाकाम शायर थे। ये फ़र्क क्यों है? नाकाम भी थे जी। अच्छा, वो टेस्ट पे ये तो मिलते आपका हैं। सवाल दिलचस्प भी है, और ये ऐसा सवाल है जो मतलब बहुत पूछा जाता है या किया जाता है। ये बात बहुत दुरुस्त है कि मीर को चंद अशार में, यानी मीर के पूरे कलाम को बंद कर दिया गया है। एक तो पसंदीदा शेर सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते, और उसके अलावा जो भी शब भर को हमसाया, जो शब भर को मीर रोता रहेगा तो काहे को हमसाया सोता रहेगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये धुआं सा कहाँ से उड़, देख तो दिल के जहाँ से उठता है। तो इस तरह के अशार मीर के हैं, और वो चंद अशार वो ज़्यादा लोगों को याद हो गए हैं। ये जो एकेडमिक जो आपके मसाइल होते हैं, उसमें ज़ाहिर है कोर्स जब बनाया जाता है, अब हमारे जब कोर्सेज़ बन रहे थे आज से कई साल पहले, तो उसमें इन जो क्लासिकल शायर, वो जो पीरियड, वो जो ज़माना है, उसमें जिन शायरों को शामिल किया, ज़ाहिर है मीर उनमें एक थे। तो मीर की 3-4 ये गज़लें हैं जो उसमें शामिल कर दी गई, और फिर बहुत अरसे तक उसको, होता है ना कि 2-4 साल में तब्दील होती रहती हैं चीज़ें, और बच्चों की, जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है उनकी उम्र भी कम। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मीर की कुल्ली तौर पे जो शायरी है, मीर बतौर शायर, वो यही कि वो रोते रहते हैं, ये वाला एक अजीब व गरीब सा तसव्वुर। लेकिन ये चीज़ टूटी है, यानी पिछले बरसों में। आप यूनिवर्सिटीज़ में उसमें जो आप चलिए, उससे हम बाहर निकलते हैं, और अब हम ये नहीं कह सकते कि मीर तक़ी मीर पे कोई काम नहीं हुआ और हम नहीं जानते। देखिए, जो जानने वाले लोग हैं वो हमेशा, ये नहीं होगा कि ये अगर 22 करोड़ का मुल्क है तो उसमें से 15 करोड़ जो है वो जानते होंगे कि मीर तक़ी मीर कौन है और क्या हैं, उनका रुतबा और मर्तबा क्या है। तो जानने वाले जो लोग, जब अगर वो जानते हैं तो ये काफ़ी है। हाँ, मतलब आपकी बात दुरुस्त है कि बच्चों को पढ़ाने का ये सब सिलसिला। अब मीर को हम जब मीर की बात करते हैं तो शम्स रहमान फ़ारूकी की बात न करें ये तो मुमकिन नहीं। आपने अभी अपने तारुफ़ में भी ये कहा, उन्होंने बिल्कुल अकेले ही जितना काम कर दिया है
वो बहुत काफ़ी है। अच्छा, इस पे बात चूँकि तफसीली होगी तो ये तो एक पूरा मुख्तलिफ वो है। मैं जो हर रोज़ हमें मीर का एक शेर दिखलाते हैं, इतने अकीदतमंद मीर के क्यों हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ शमून, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मीर के 300वें साल की निस्बत से तकरीब मुनक़िद की। तो अब ये इसमें क्यों अकीदत, मेरा ख्याल है मुझ पे मीर बहुत बाद में उम्र बढ़ने के साथ खुला। मैं जो 3 बड़े शायर हैं, इकबाल को मैंने सबसे पहले पढ़ा, फिर गालिब को पढ़ा और फिर मीर साहब, यानी तरतीब उल्टी रही। और भी बहुत शुरा हैं, नज़ीर हैं, अनीस हैं, और मैं दीगर ज़बानों के शुरा भी से भी कुछ से वाकिफ़ हूँ, ज़ाहिर है कुछ और ज़बानें भी पढ़ता हूँ। तो ये तमाम लोग अपनी जगह यानी बड़े हैं, लेकिन जो उर्दू शायरी की इमारत है वो मीर साहब ने बना के मुकम्मल कर दी है। उसके बाद गालिब आए, उन्होंने अंदर उसकी देखभाल की, उस पर रंग रोगन किया। इकबाल आए, उन्होंने बाहर से रंग रोगन कर दिया। हम में से कोई एक छोटी सी तस्वीर वहाँ ले जाके एक कील ठोक के टांग देता है, कोई बड़ा कैनवस पेंट कर देता है, लेकिन वो सब कुछ उसी इमारत में हो रहा है। कुछ शायर आते हैं उनके बाद आने वाले और वो बाहर उसके फल फूल पौधे लगा देते हैं। इमारत मीर साहब ने, जो ग्रे स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो मुकम्मल कर दिया उर्दू। अच्छा, ये और ये हादिस पे ये आपने बात जो की है कि मीर ने इमारत मुकम्मल कर दी, ये बहुत बताना इसलिए ज़रूरी है। आपने 1723 या 1720 मीर का साल पैदाइश किया। ये वो अहद है कि जब हम देखते हैं कि बाकायदा उर्दू गज़ल का आगाज़ भी इसी वली दक्कनी का कलाम इसी वक्त दिल्ली पहुंचा, और इससे पहले उर्दू गज़ल की रिवायत नहीं है। यहाँ से इतनी मुस्तहकम रिवायत नहीं है, यहाँ से शुरू होती है और साथ ही मीर जैसा लहजा आ जाता है जी। तो मीर के सामने क्या स्टैंडर्ड हैं कि जिनको देखते हुए वो ऐसी मुस्तनद रिवायत भी और इमारत भी तामीर करते हैं? देखिए, रिवायत तो मीर की सारी जो हमारी मकामी ज़बानों की रिवायत थी और जो फ़ारसी की रिवायत थी, और मीर के यहाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मीर उतने मुफर्रिस नहीं है जितने इकबाल और गालिब मुफर्रिस हैं, यानी उतने पर्शनाइज नहीं है मीर, यानी ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा सहूलत से मीर का शेर समझा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें तहदारी नहीं होती, लेकिन वो जो तहदारी है वो फीलिंग से, जज्बात से, इमोशन से पैदा करते हैं, लफ्ज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी से पैदा नहीं करते। वो घनगरज उस तरह से लफ्ज़ों से, और फ़ारसी की खूबसूरत जो एक सौती एक उसकी एक खूबसूरती है, सहरंगेज़ है जो फ़ारसी की सौतियात हैं, तो हम लोग अब तक इस अहद तक उसके असरात से नहीं निकल सके। मीर साहब एक ही शेर में हिंदी का एक इंतहाई कुढ़ब लफ्ज़, कुढ़ब और अर्ज़ो समासात बांध देते हैं। तो मीर ने ज़बान को अपनी टर्म्स पे लिया है, यानी फ़ारसी को और ये दीगर जो भी उनकी के असरात हैं। अरबी बहर है, ज़ाहिर है तमाम हमारी बहूर जो हैं वो बरास्ता फ़ारसी अरबी से ही आई हैं, उर्दू की बहरें, और उसका मकामी पिंगल मुख्तलिफ है। लेकिन हारिस अहमद जावेद साहब ने जो आपने फ़ारसी का जिक्र किया है, बैन ही इसी मौजू पे कुछ गुफ्तगू की है और हमारे पास उसका इक़्तिबास है। मैं चाहूँगा कि वो आप देख लीजिए और फिर यहीं से आप बात शुरू कीजिए। तो जी ज़रा दिखाइए अहमद जावेद साहब क्या फरमाते हैं मीर और फ़ारसी के बारे में। मीर अपनी ज़बान के सबसे बड़े शायर हैं, मतलब इनकी बड़ाई का मुआजना अगर दूसरे मुसल्लमा तौर पर बड़े शुअरा के साथ किया जाए तो इनका पलड़ा बहुत ज़्यादा मुबालिगे के साथ, बहुत ज़्यादा फ़र्क के साथ भारी नज़र आता है। तो मिसाल के तौर पर मीर हाफिज़ के हम पल्ला हैं और बाज़ पहलुओं से तो हाफिज़ के मुकाबले में भी ज़्यादा मुकम्मल शायर हैं, क्योंकि फ़ारसी ज़बान की तामीर व तश्कील में हाफिज़ का कोई ख़ास हिस्सा नहीं है, लेकिन उर्दू ज़बान को अंदर बाहर से बनाने और संवारने में मीर का हिस्सा गालिबन किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा है। मुझे आपकी गुफ्तगू की तशरीह लग रही थी, जो बिल्कुल आपने वो इमारत की बात की उसको कैसे इन्होंने बात कर दी अहमद जावेद साहब ने। आप बात फरमा रहे थे कि जो जिस अहद में मीर ने काम किया उसमें मकामी ज़बानों को शामिल किया। जी बिल्कुल, मतलब मैं ये समझता हूँ कि उन गालिब के यहाँ ऐसा कम है, सरवो सनोबर ज़्यादा हैं। मीर के यहाँ अगर सरवो सनोबर का भी तस्करा है तो
जो पूरी की पूरी जो मुआशरत है, तर्ज़ मुआशरत है 18वीं सदी के बर सग़ीर की, वो आपको उनके यहाँ नज़र आती है। और उन्होंने अल्फाज लिए हैं, ख़यालात लिए हैं, जो उनकी शायरी नॉन कम्यूनल है। यानी मीर बड़े एक वाज़ेह तौर पर एक मुस्लिम अपना यानी उनका अक़ीदा है, मुसलमान शायर हैं, लेकिन उन्होंने तमाम जो मज़ाहिब यहाँ जिन यानी हिंदू मत है, सनातन धर्म है, जो भी हिंदू मत के साथ ख़ास तौर पर उनका जो एक ताल्लुक़ रहा है, तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं अपने कल्चर को। तो एक तहज़ीब की एक जो और जो सकाफ़त थी, उस सब का निचोड़ आपको मीर के यहाँ मिलता है। बर सग़ीर की पहली उर्दू ज़बान की मुत्तफ़िक़ा आवाज़ जो है वो हमें मीर के लहजे में सुनाई देती है। बर सग़ीर की एक और मुत्तफ़िक़ा ज़बान जो है वो यहाँ की मौसीक़ी भी है। आपने जो बात की है सहल थी, तो मैं अब यासीन आपा आपसे फिर इस तनाज़ुर में मीर पे बात करूँगा कि ख़ुद मीर का कहना तो ये है कि सहल है मीर का समझना क्या, हर सुखन उसका एक मकाम से है। लेकिन पहले हम ग़ुलाम अब्बास की जानिब चलते हैं। अब्बास भाई बताइए, कहाँ से आगाज़ कर रहे हैं आप और मीर की क्या कमाल की शय हमें सुना रहे हैं? उनकी शायरी जो है, हमें तो सिलेक्शन करना मुश्किल हो गया कि पहले क्या सुनाया जाए और बाद में क्या सुनाया जाए। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। तो दिल के जां से उठता है, देख तो दिल के जां से उठता है, ये धुआं सा कहाँ
से कोई जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। बैठने कौन दे, बैठने कौन दे, फिर उसको बैठने कौन दे, फिर उसको तेरे आस्तां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता ये धुआं सा कहां से उठता ख़वातीन हज़रात, तज़किरा मीर की इस नशिस्त रात गए में एक बार फिर खुशामदीद। मीर तकी मीर ने खुद नविश्त ज़िक्र मीर के उन्वान से तहरीर की तो अपने वालिद मीर मुत्तकी का ज़िक्र इन अल्फाज में किया कि वो जिस जवान साले इश्क पेशा और दिल में इश्क की गर्मी रखने वाला था। बिस्तर मर्ग पे फूकते हुए मीर तकी मीर को याद किया तो ये वाक़या याद किया कि बाप ने मरने से पहले जिस आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था वो नरगिस के फूल सूंघने का था, और जिस नसीहत को याद किया वो यही नसीहत थी बाप की कि बेटा इश्क किया करो, बेइश्क ज़िंदगी वबाल है, इश्क में जी की बाजी लगा देना कमाल है, इश्क बनाता है, इश्क ही कुंदन करता है। यास्मीन आपा, मज़मून इश्क जो है वो उर्दू गज़ल से जुड़ा है। मीर ने इसको किस कमाल से बांधा है? वो इश्क़ हकीकी की जानिब लेके जाता है या खुश जमालों की शक्ल दिखाता है? देखिए, ये बहुत बड़ा मौजू है हमारी शायरी का, क्लासिकल शायरी का ख़ास तौर पे, और बाद में भी जो शेर कहे जाते हैं, खैर तब्दील हो गई बहुत सी चीज़ें, लेकिन क्लासिकी शायरी के जो चंद एक मौजू आते हैं उनमें से ये बड़ा मौजू है। इस मौजू में मुख्तलिफ मानी पैदा करना ये कमाल है शायर का। और मीर जो हैं वो इश्क की बहुत सी शक्लें जो हैं वो उनका तजुर्बा है जिसको वो बयान करते हैं। और जैसे मीर के बारे में कहा जाता है कि इनके यहाँ हमें ज़िंदगी की और इनकी मुश्किलात की एक्सेप्टेंस मिलती है। जितना शऊर ज़िंदगी का मीर की शायरी में नज़र आता है, या मीर के तजुर्बे का जो निचोड़ या जो उनका तजुर्बा है वो जिस तरह से नज़र आता है उनकी शायरी में, ये बहुत कम शायर हैं जिनके हिस्से में आया। और ग़ालिबन हमारी जो क्लासिकल शायरी है उसमें अब इनके 6 दीवान हैं, और उसमें एक, जैसे आप अभी पहले बात कर रहे थे कि मीर के यहाँ जो कहा जाता है कि सहल पसंदी है, ये भी ग़ालिबन एक गलत फहमी है। और बताया जाता है चंद एक अशार उनके सुनाए जाते हैं, वो ठीक है। और ये भी समझा जाता है कि मीर सिर्फ जज्बे के शायर हैं, फ़िक्र के शायर नहीं है। इंटेलेक्ट उनके यहाँ कम है जज्बे के मुकाबले में, और गालिब का यही जो है इसको उलट कर दिया जाता है। फिर ज़बान के बारे में भी ये कहा जाता है कि मीर की जो ज़बान है, मीर ने प्राकृतों को, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया,
ब्रिज है, खड़ी बोली दिल्ली की तरफ और उस तरफ अवधी है। तो इन जो ख़ास तौर पे आगरा की और दिल्ली की जो नवाह में ज़बानें बोली जाती थी, प्राकृतिक जो बोलियाँ थीं, उनकी बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल है इनकी शायरी में। लेकिन फ़ारसी की आमेज़िश भी बहुत है। मीर जो हैं वो फ़ारसी और इसके लोकल ज़बानों की आमेज़िश जो है ये जब करते हैं तो उसमें तवाज़ुन कायम रखते हैं। ये कहा गया है, ये मैं किसी को कोट कर रही हूँ, गालिबन शमसुर-रहमान फ़ारूक़ी साहब ने। और जो गालिब हैं वो भी यही करते हैं, लेकिन गालिब बहुत के यहाँ फ़ारसी जो है वो हावी हो जाती है, इसलिए हमें मीर जो हैं वो आसान लगते हैं उनके मुकाबले में। लेकिन जो मीर का ख़याल है, मीर जो बात करते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए एक शेर में इधर आप मेरे जहन में आ रहा है कि अब ऐसे हैं कि साने के मिजाज ऊपर बहम पहुँचे। ये मीर का शेर है कि अब ऐसे हैं कि साने के मिजाज ऊपर बहम पहुँचे, जो खातिर खा हम अपने हुए होते तो क्या होते। अब ये देखिए, ये किसी तरह से भी ये गहरा शेर है और फिक्री सतह इसकी सिर्फ ये है कि गालिब जो हैं वो कहा जाता है कि वो तख़य्युल के लिए ऊपर की उनकी आसमान की तरफ उड़ान है और ये ज़मीन की तरफ मीर माशरे में देखते हैं। आपने शम्स साहब का जिक्र किया है। शम्स साहब का एक इक़्तिबास हमारे पास है जो ये जो तक़ाबुल है गालिब व मीर का, उससे मुताल्लिक़ है, वो सुन लेते हैं। लेकिन इश्क़ का मौजू ऐसा है कि मैं आपकी जानिब आऊँगा। हाँ, गालिब की वो चमक दमक, साहब सही बात है, दस्ते तैसा नामदा पैमान वफ़ा है, इस तरह का हाँ इतना ज़ोर है जितना इस मिसरे में है, जितना कि इसके शेर में है, ये भी उसने भी इसको बांधा है। खैर जाने दीजिए। और ये भी समझ लीजिए आप, गालिब के जितने मशहूर तरकीबें और फ़ारसी के फ़िक्रे हैं जिनको हम लोग समझते थे कि गालिब ने दरियाफ़्त किए हैं, ईजाद किए हैं, वो सब के सब मीर के यहाँ मौजूद हैं जी। सबसे ज़्यादा मशहूर, चलो सुना के मैं ख़त्म करता हूँ, मशहूर शेर है, बहुत ही ज़बरदस्त शेर गालिब का है कि जहाँ वो अब मैं हूँ और मातम यक शहर आरजू, लोग उसको लोग गलत पढ़ते हैं, यक शहर पढ़ते हैं कि यक शहर आरजू मैंने बहुत एक शहर जी, यक लगा देते हैं किसी एक लफ्ज़ के बाद और बाद में लफ्ज़ आते हैं उससे मुनासिबत रखता हो तो उससे ज़ोर आ जाता है कि कसरत के माने। अब मैं हूँ और मातम यक शहर आरजू, तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था। कुछ नहीं कि बहुत गज़ब का शेर है, तिमसालदार के मानी, आईने के मानी ढूंढने पड़ेंगे आप लोगों को, यक शहर आरजू में को खूबसूरती देखना पड़ेगा। लेकिन ये पूरे का पूरा जो यक का फिक्र, यक ब्याबां बरंगे सौते जरस, मुझ पे है बेकसी व तन्हाई। वाह जी हारिस, इश्क का जज्ब हुआ बाइस से सौदा, वरना यूसुफ़ मिस्र ज़ुलेखा का ख़रीदार न था। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये इश्क हकीकी और इश्क मजाजी की तफरीक भी मकतब में ही पढ़ाई जाती है ना, तो उस पर इस कदर इसरार क्यों हम करते हैं? ये तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि अगर खुदाई से मोहब्बत नहीं है तो खुदा से कैसे होगी? तो एक और इसमें इसके मज़ीद पहलू हैं। ज़ाहिर एक रोमान है इंसानी ज़िंदगी में, एक खूबसूरती है, एक रोमान पैदा किया है इंसानों के माबैन। तो ये तो आपको हर शायर के यहाँ मिलेगा और हर ज़बान में मिलेगा। और वो रास्ता यानी मैं समझता हूँ कि वो कोई फ़्लो चार्ट भी नहीं है कि जी पहले जब इश्क मजाजी हुआ फिर आप उससे गुज़रे तो फिर उसके बाद फिर आप इश्क हकीकी में मुब्तला हुए। ऐसा नहीं होता। आपको खुदा से और उसकी खुदाई से और जमाल से, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, ये आपको खूबसूरती से मोहब्बत होती है। और इश्क में, लेकिन जो इश्क है जो आपने मीर मुंतकी साहब के हवाले से गुफ्तगू की, उससे मुराद, इश्क से यहाँ मुराद लव नहीं है, पैशन है। जिसको उर्दू में मेरे नज़दीक दोनों के लिए हम एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पैशन जो है ना, कि कुछ पा लेने का, तलाश का, इल्म के हुसूल का, किसी भी तरह का पैशन हो सकता है, और वही हमें नज़र आता है। और इसके साथ साथ मीर के यहाँ इन्होंने साने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मुझे उसी वक्त एक शेर याद आया, वो मैं सुना देता हूँ आपको कि सन्ना हैं सब खार, अज़ां जुमला हूँ मैं भी। सन्ना हैं सब खार, अज़ां जुमला हूँ मैं भी, है बड़ा उसमें कि जिसको हुनर आवे। वाह,
अच्छा, और जो सहल पसंदी की जो यास्मीन आपा ने बात, मेरा मकसद ज़बान के सहल होने से था। उस वक्त भी मैंने अर्ज़ किया था कि मौजू ख्याल आफरीनी तरहदारी समझना क्या, हाँ वो उसकी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन फ़ारसी चूँकि मकामी हमारी बोलियों के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए मीर ने, तो उस तक रसाई, मीर तक रसाई आसान हो गई आम पढ़ने वाले की। तो मैं आपकी इस गुफ्तगू से क्या ये बतौर तालिब इल्म ये जुमला लिख लूँ कि मीर उर्दू के ज़बान साज भी हैं? उर्दू शायरी के तो हैं, शायरी, लेकिन फिर यही मुस्तामिल हुआ जी। और बहुत से मिसरे ऐसे हैं उर्दू के जिसमें मीर साहब के भी मिसरे हैं जो मिसाल हुए। बिल्कुल, और वो उनकी प्रोवर्बियल एक हैसियत हो गई, और वो फ़िक्रे ज़िंदगी का और जज्बात के इजहार का वो मिसरे और वो फ़िक्रे वो आपकी ज़बान का, लिसान का हिस्सा बन गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें और शायर भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीर साहब ने किया, लेकिन मीर साहब इसके बुनियादी मेमार हैं, आर्किटेक्ट हैं। अच्छा, एक और नुक्ता, मीर तिनक मिजाज हैं, बहुत नाजुक मिजाज हैं। वो मीर का शेर भी है कि जूं शीशा मेरे मुँह न लगो, नाजुक मिजाज आप क़यामत है मीर जी, जूं शीशा मेरे मुँह न लगो मैं नशे में हूँ। तो ये जो वो नाजुक मिजाज है या हमीयत पसंद है? देखिए, उनके यहाँ ये एक आजुर्दगी है, नाजुक मिजाजी भी आप कह सकते हैं, तुनुक मिजाजी भी कह सकते हैं, वो उनके यहाँ है। लेकिन वो उनके दौर की, एक तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजरी, आपने ज़िक्र मीर का हवाला दिया। मीर साहब के आसान बचपन नहीं गुजरा, लड़कपन आसानी से नहीं गुजरा, उनसे बदसलूकियाँ उनके अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने बाज ने की। फिर वो उसमें यानी मजनून हो गए, जुनून में मुब्तला हुए, इलाज हुआ बाकायदा, बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिससे वो गुजरे। तो जाहिर है कि एक मिजाज में उनके एक वो नज़र आती है हमें कि एक तुनुक मिजाजी है। मगर मीर साहब का एक मसला ये है कि मीर साहब, अभी हम जो पहले बात कर रहे थे कि मीर और वारिस शाह ये बिल्कुल हमअसर हैं, यानी इनकी जो पैदाइश है वो तकरीबन, और इन्होंने वो जो आशोब देखा है, जो मसाइल देखे हैं, और जो सियासी मसाइल के असरात समाज पे और यानी अवाम पर जो यानी जो असरात मुरतब हुए हैं, उस सब को आप देखेंगे कि मीर साहब ने मुज्तमा कर दिया है। तो शहर आशोब उनके यहाँ बहुत गहरा है, और जो आशोब उन्होंने लिखे भी हैं जिसमें वो सफ़रिंग का बयान है। देखिए, 18वीं सदी हिंदुस्तान की बड़ी खौफनाक सदी है। 18वीं सदी में जो एक तरह से जो एक पूरी एक जमाई तहजीब थी वो ख़त्म हुई है, और मीर के यहाँ आपको वो आशोब नज़र आता है। फिर उनकी जो हिजरत है दिल्ली से लखनऊ, और वो जो शेर है उनका जो आज भी हम पढ़ते हैं कि किन नींदों सो रही है तू, किन नींदों सो रही है तू ए चश्मे गिरिया नाक, मिशगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। तो ये पूरा उस अहद को की मंजरकशी है। इसी तरह उनके यहाँ और बहुत से हवाले हैं। अच्छा, जो ज़ाती ज़िंदगियों पे मीर के यहाँ दुरून की शायरी है, तो जो ज़ाती ज़िंदगी पर असर पड़ता है, देखिए, एक तो आप ये लिखते हैं मीर ने मराठों के, सिखों के, मुग़लों के ज़वाल के, ये सारे किस्से, बड़े सियासी शऊर है ज़िक्र मीर अगर आप देखें, उसमें वो सारे किस्से उन्होंने लिखे हैं और उनके ऊपर अपना कमेंट किया है कि कहाँ मुल्क के किस हिस्से में क्या हो रहा है। लेकिन शेर में उन्होंने बजाय इसके कि वो मराठों, सिखों और मुग़लों के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें अपने शेर में, जो उस वक्त के फर्द पर गुजर रही है उन कॉन्फ्लिक्ट्स के नतीजे में, वो उन्होंने शेर में किया है। जो समाजी असरात हैं, नफ्सियाती असरात हैं, बूदोबाश के मसाइल हैं, वो सारे उन्होंने शेर में नज़्म किए। 1707 औरंगज़ेब की वफ़ात है और 1719 तक 7 बादशाह आ चुके हैं, जिसमें एक जहांदार शाह ऐसा भी है कि जिसने अपनी महबूबा मलका की इस ख्वाहिश पे कि उसने कभी किसी इंसान के डूबने का मंजर नहीं देखा, एक पूरी बादबानी कश्ती मर्दो जन से भरी हुई जमुना में डबोती थी। ऐसा खौफनाक माशरा है। तो उसकी झलक आपको मीर की ऐसा क्यों नहीं है कि मीर की शायरी को उस अहद की तारीख के तौर पे भी देखा जाता? ये इसका जवाब आप देंगे, लेकिन मुझसे कहा गया है कि पहले ज़रा कुछ गज़ल सराई हो जाए और कुछ थोड़ी मौसीकी जो है वो शामिल कर ली जाए। अब्बास भाई, हम नसर में मीर का जिक्र कर रहे हैं, आप गुनगुना के कर दीजिए। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि और जिक्र ये सुना जाए
और मुझे यकीन है और भी सुना जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक गज़ल पेश कर रहा हूँ। आके सजादा नशी कैस हुआ मेरे आके सजादा नशी कैस हुआ मेरे न रही दश्त में खाली कोई जा मेरे पास आके सजादा नशी कैस हुआ मेरे तेज रखना सर हर खार को ए दश्त जुनून तेज रखना सर हर खार को ए दश्त जुनून शायद आ जाए कोई आप लपा मेरे पास शायद आ चाक करना है इसी गम से गरीबान कफन चाक करना चाक करना चाक करना चाक करना है चाक करना है इसी गम से गरीबान कफन कौन खोलेगा तेरे बंद क़बा मेरे कौन खोलेगा तेरे बंद क़बा
को दवा मेरे याद आई मेरे को दवा मेरे आके सजा आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद। ये जो एहसास तफाखुर है, आप दोनों साहिबान इल्म ने जो मीर ने अवामुन्नास का लहजा अदब कर दिया और उसे ज़बान में मुशामिल कर दिया, तो खाकसार को भी के सामने भी वो शेर है कि जुब्बा और दस्तार पे क्या अच्छा तंज है कि मक्के गया, मदीने गया, करबला गया, जैसा गया था वैसा ही हर फिर के आ गया। ये जो हर फिर की इस्तिलाह लाएं, ये जो ज़बान में इस तरह से उसकी वजह से जो हम अभी बात कर चुके कि ज़बान का इतना ज़्यादा दामन जो था वो वसी हुआ, क्या सबब है जो आप पहले बात करना चाह रही थी और मैं अब आपको उसकी जानिब लाता हूँ। इतना बड़ा शायर जिसके 6 उर्दू के दीवान, 1 फ़ारसी का दीवान, और अभी आपने मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाया कि मलेशिया से अभी एक और उनका कलाम जो है, जो असल में उनका मुख्तलिफ दीवानों से लिया गया काम है, वो सामने आया है। उस पर इतना कम काम क्यों हुआ है? वो इतने कमर्शियल शायर क्यों नहीं हैं, या जैसे ब्रांड क्यों नहीं हैं गालिब की तरह? देखिए, कम काम अब कुछ 50 साल पहले तो शायद हम कह सकते थे, लेकिन अब ये कहना कि बहुत कम काम हुआ है, ये इतना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा। और बहुत शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी, मुझे मेरी तकसीर माफ़ कीजिए, शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी की जो काम है एक शेर शूर अंगेज़, या गोपीचंद नारंग साहब का काम जी, या फिर हमारे पास अबुल खैर कशफी साहब वगैरह का नाम आता है, इसके अलावा मीर पे कितना कोई काम नया है? देखिए, बहुत ये जैसे शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब का काम है कि वो कितने वॉल्यूम्स में है, लेकिन दूसरी तरह मतलब इतना बड़ा यानी उसका शायद ना हो, यानी इतनी ज़्यादा किताबें या वॉल्यूम्स ना छपे हों उसके काम के, लेकिन वैसे काम बहुत हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। चलिए, स्टूडेंट्स को करना भी आप देखें तो मज़ामीन बेशुमार हैं, उनके तराजुम हैं। अभी फ़ारूक़ी साहब ने वो भी अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है, मीर के काफ़ी गज़लें हैं उसमें, और वो अच्छा तर्जुमा भी है। सो इस तरह का काम हो रहा है और होता रहा है। सो हम ये नहीं कह सकते गालिब का ब्रांड होना जो है वो, मैं एक बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि मीर ने अपनी ज़िंदगी में, यानी उनका सारा कलाम हमें दस्तयाब है, 6 के 6 वॉल्यूम्स में वो मौजूद है। कोई चीज़ उनकी उन्होंने उसमें से निकाली नहीं है, शायद निकाली हो तो फिर भी वो इतना ज़्यादा है। 14,000 के करीब तो उससे मेरा ख्याल है ज़्यादा उनकी गज़लें हैं, और दूसरी जो असनाफ ये हैं जैसे मसनवियाँ हैं और रुबायात हैं, ये 4,000 से, और कहीं लिखा है कि मिसरे कुल गालिबन 40,000। और गालिब ने अपनी ज़िंदगी ही में अपना जो है वो बहुत सा कलाम उर्दू का, फ़ारसी का नहीं, उर्दू का वो मुस्तरद कर दिया था। और वो इतना मतलब उस तक शायद लोगों की रसाई, अब मीर को पढ़ने के लिए पूरा मीर आप पढ़ें और फिर उसका इंतखाब करें और फिर उसमें से कुछ चीज़ें बाहर निकाल दें। सो मेरा ख्याल है उसमें मेहनत जो है वो ज़्यादा है, और इन्होंने वो काम अपना खुद से कर दिया, यानी अपने ही कलाम का इंतखाब जो है वो उनका आखिरी जो कुल्लियात जिस शक्ल में हमें आज भी मिलता है और वो छप रहा है। हालांकि अब वो जो मुस्तरद की हुई उनकी गज़लें थीं और उनके अशार थे वो भी दस्तयाब हो गए हैं और वो सब छप भी गए हैं। कालिदास गुप्ता रज़ा की किताब है दीवान गालिब कामिल, उसमें उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से तारीख़ वार वो सब जो मुस्तरद किया हुआ कलाम था उसमें शामिल कर दिया है।
लेकिन गालिब के यहाँ ये है कि मतलब उसको टारगेट करना उस कलाम को सहूलत है इसमें। और फिर ये भी है कि गालिब को बहुत शुरू में लोग मिल गए जिन्होंने अब्दुर्रहमान बिजनौरी और हाली जैसे शागिर्द, जिन्होंने एक वक्त होता है, मेरे ख्याल है इसका कोई फार्मूला नहीं है, हम कह नहीं सकते कि फ़लाँ के जो बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे शायर जैसे हमारे मजीद अमजद हैं 20वीं सदी में अगर आएँ, अब वो अपनी ज़िंदगी में उनको कोई जानता ही नहीं था। बड़ी जो एंथोलॉजीज़ हमारे यहाँ शाया हुई हैं उनकी ज़िंदगी में, उसमें दुनिया जहान का शायर है, उसमें मजीद अमजद नहीं है। और फिर जब वो रुखसत हो जाते हैं और कोई एक नक़ाद हैं, वो हमारे नाम मेरे ज़हन में इस वक्त निकल, ख्वाजा ज़करिया साहब, वो उनका कलाम जो है उसे जमा करते हैं और उसको एक कुल्लियात की शक्ल में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मजीद अमजद का जो स्टेटस है और मर्तबा जो है बतौर शायर, वो एकदम इतना ऊपर चला जाता है कि 20वीं सदी के जो पहले 5 शायर हैं या 4 शायर हैं, उनके बग़ैर वो मुकम्मल नहीं होता सिलसिला। तारीख़ तो खैर क्या मुकम्मल होगी। तो ये भी होता है बाज़ दफ़ा। अब मीर के अपने ही ज़माने के एक शायर हैं कायम चांदपुरी, उनका हम नाम नहीं, उनके अब इस इतने तादाद में गालिबन मीर के बहुत अशार हैं जो अच्छे अशार हैं। फिराक ने एक जगह लिखा हुआ है कि मीर के तकरीबन 3000 अशार हैं जो बहुत अच्छे हैं, यानी उनका मतलब ये एक चीज़ जो है हो सकती है कि बाज़ औक़ात कोई शायर जो है वो इतना, अब गालिब अपने ज़माने में, हालांकि फ़ारूकी साहब तो कहते हैं कि गालिब तो अपने ज़माने में भी मशहूर थे, उन्होंने वो यूँ ही कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गालिब जल्द जो है इनका मकाम तय हुआ और बिल्कुल मतलब वो इस वक्त भी मीर का जो है थोड़ा सा वक्त उसने लिया। सो वॉल्यूम भी एक चीज़ हो सकती है, या वैसे इसका बाज़ दफ़ा कोई सबब नहीं होता, लेकिन बहुत से शायर ऐसे होते हैं, आप वेस्ट में भी देख लें इधर, कि कुछ लोग जो हैं वो बस नहीं जाने जाते, इतने वक्त पे नहीं जाने जाते, बाद में उनकी बारी आती है, बाज़ की बाद में भी गालिबन नहीं आती। सो अब ये हम नहीं कह सकते कि जनाब क्या कहीं वजह ये तो नहीं, चूँकि आप मीडिया से वाबस्ता हैं, प्रिंट मीडिया से भी, इलेक्ट्रॉनिक से भी, क्या सबब ये नहीं है कि जो गालिब का अहद है वो प्रिंट मीडिया के करीब तरीन है? सो अब वही दौर है कि जब अंग्रेज़ जो है जी, बहुत बड़ी बात है, वो जो कॉलेज कायम किया उसमें नसर की इब्तिदा तो तब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने जो कुछ लिखा वो भी तब आ रहा है। तो एक कोई 300 साल का जो अरसा है उसमें हम देखते हैं कि 1700 से लेकर गालिब तक आते आते 100 साल गुजर चुके हैं, नसर की रिवायत नहीं है। तो क्या ये सबब है कि गालिब वाज हैंडी? इससे पहले मीर साहब का एक शेर सुन लें, फाड़ा हजार जा से गरीबाने सब्र मीर, फाड़ा हजार जा से गरीबाने सब्र मीर, क्या कह गई नसीम सहर गुल के कान में। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या कह गई नसीम सहर गुल के कान में। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ मैं आऊँ। देखिए, इससे फ़र्क पड़ता है, गालिब का असल में पूरी जो शख्सियत है, पूरा जो पर्सोना है वो हमारे सामने है। ज़िक्र मीर में भी मीर के इब्तदाई 50 बरस की कहानी है और मीर ज़िंदा रहे यानी 1810 तक गालिबन, और यानी लंबी उम्र पाई उन्होंने। तो वो उनके आपको नहीं मिलती ज़िंदगी से मुतालिक, उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक। दूसरे गालिब क्या एक विट है, एक जैसे एक शोखी कहते हैं, शोखी ईजाद भी है और शोखी भी है, और वो जो शोखी है गालिब के यहाँ वो अट्रैक्ट करती है, वो पसंद आती है। साथ मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो सौतियात हैं गालिब की वो सब फ़ारसी सौतियात हैं, तो वो भी कानों को बहुत भली मालूम होती है। फिर तीसरी बात ये कि गालिब की ने जो नस्र लिखी है, गालिब के जो मकातीब हैं, जो खतूत हैं गालिब के, उन्होंने भी गालिब को की शख्सियत को दूसरों तक पहुंचाने में, शख्सियत को उभारने में बड़ा किरदार अदा किया। फिर आपकी बात ठीक है कि अगर ताल्लुक़ जो है वो नया अहद तश्कील पा रहा है और गालिब उसको खुशामदीद कहते हैं, वो नए अहद को, यानी उनके जो खतूत में भी है। और उन्होंने जब सर सैयद अहमद ख़ान ने आईन अकबरी का तर्जुमा किया तो उन्होंने कहा कि तुम आईन अकबरी का तर्जुमा क्यों कर रहे हो, ये देखो कि इस वक्त दुनिया में क्या नई चीज़ें हो रही हैं और
क्योंकि सर सैयद ने उन्हें भेजा था मुकदमे के लिए आईन अकबरी पर वो एक लिख दें कुछ। तो गालिब का यहाँ बिल्कुल एक और तरह का मिजाज है। और गालिब के यहाँ फिर आपने ये भी देखा कि गालिब, जैसे यास्मीन आपा ने कहा कि कोई फॉर्मूला नहीं होता। हरमान मेलविल अपने मरने के 100 बरस के बाद डिस्कवर होता है, या कई दहाइयों के बाद होता है, जो इतना बड़ा नॉवेलिस्ट है। बहुत से लोग नहीं होते। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि अगर आप जो ये देखें कि गालिब की शख्सियत, फिर गालिब से मुताल्लिक़ बनने वाली फ़िल्में, गालिब से मुताल्लिक़ बनने वाले ड्रामे, गालिब की तस्वीर का मौजूद होना, मीर साहब की तो कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, आप वो ख़याली एक पेंटिंग से वो बनाते हैं। तो ये सारी बातें अहम हैं कि गालिब जीते जागते मौजूद हैं 19वीं सदी में, और अपनी तस्वीर खिंचवाई। हाँ। एक अहम बात जो आपने शुरू में की थी कि प्रेस की, गालिब मेरा ख्याल है बहुत वो मुस्तक़बिल शनास थे। उन्होंने उनकी ज़िंदगी में शायद 5 दफ़ा उनके उर्दू के जो है मजमुआ, वो यानी 1844 से लेके 1863 तक वो कितनी मरतबा छपा। अच्छा, जब मखतूता होता था तो सिर्फ वो एक ही मखतूता था ना, वो कहीं रख दिया जाता था, किसी को प्रेजेंट कर दिया जाता। तो जब प्रेस से निकलती थी किताब, वो उसकी तादाद ज़्यादा होती थी और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंची। तो ये एक सबब हो सकता है कि अच्छी शायरी वो बजाय इसके कि वो कहीं कहीं मौजूद होती, वो एकदम मतलब कुछ अरसे में, कम अरसे में वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई। और मौलाना फजल खैराबादी से जो काम लिया गालिब ने, जिसकी तरफ यास्मीन आपा ने इशारा किया, वो बड़ा अहम है कि वो खुद ही सिलेक्शन कराते रहे। मतलब पहला, बाद में खैर नुस्ख़ा अर्शिया और नुस्ख़ा हमीदिया और दीगर नुस्खे भी आए, और फिर वो बड़ी अहम किताब है कामिल दास गुप्ता रज़ा की दीवान गालिब कामिल, और उसके भी बेशुमार एडिशंस हैं। तो लेकिन ये जो सिलेक्शन है, मीर के यहाँ आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, और मीर के 5 या 6 बड़े सिलेक्शन हुए हैं और वो बड़े लोगों ने किए हैं। और ये जो किताब जो आपके साथ रखी हुई, ज़्यादा हुए हैं, 5-6 तो बड़े लोगों ने किए हुए हैं। ये जो किताब आपने इंतखाब मीर आपके पास है, और मैं भी ये लेके आया हूँ साथ, ये असल में मुश्किल ख्वाजा साहब ने वो 5-6 जो सिलेक्शंस हैं उनको इकट्ठा कर दिया है, जो फजली सन्स कराची ने फिर जिसे तबाह किया। वो इंतखाबात, अब यही आप पढ़ते चले जाएं, इसमें आपको एक से शेर मिलते हैं। आपने गालिब और मीर का जिक्र किया, उसमें आपने मीर गालिब के हवाले से ये कहा कि उनके यहाँ विट है। एक तकाबुल मीर और सौदा का भी है, और उसमें भी एक विट है, और ज़िया मोइनुद्दीन साहब के लहजे में है। तो आइए ज़रा सुने लेते हैं। ये एक छोटा सा इक़्तिबास मैंने सादत अली ख़ान नासिर की खुशमार का ज़ेबा से लिया। वाह, कुछ आप जी, मैं एक बात, अभी ये बात कर रहे थे तो मुझे याद आया, मैंने किसी जगह पढ़ा है कि गालिब ने भी मीर का इंतखाब किया हुआ है, और वो शाया हुआ है 1868 में। अब इसका तो मुझे इल्म नहीं था, ये मुझे 2-4 रोज़ पहले ही पता चला। सो उसको भी तलाश करके देखना चाहिए कि वो क्या है। अच्छा, अब ज़रा मौसीकी की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि मौसीकी में मीर की क्या हमें सौगात आ रही है।
तदबीरें उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल में, देखा इस बीमारी दिल में, आखिर काम तमाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेरी आँखें मूंद। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेरी यानी रात बहुत जागे, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, नात हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको आपस बदनाम किया, उल्टी हो सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल में, देखा इस बीमारी दिल में, आखिर काम तमाम किया, सब तदबीरें उल्टी हो गई।
ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त ज़िक्र है मीर का। कदम फूक फूक के रखने की बात मैंने की थी। मीर का शेर है कि आवेगी मेरी कब्र से आवाज़ मेरे बाद, उभरेंगे इश्क दिल से तेरे राज मेरे बाद, और बैठा हूँ मीर मरने को अपने में मुस्तैद, पैदा ना होंगे मुझसे भी जांबाज मेरे बाद। इसी ज़मीन में मुनव्वर खान गाफिल की गज़ल आके सज्जादा नशीं कैस हुआ मेरे बाद वो पेश की गई। तो वो मुनव्वर खान गाफिल की गज़ल है, लेकिन ये बहन गालिब के यहाँ भी हमें मेरे बाद का इस्तारा नज़र आता है। ये काफ़ी जगह ये रहा है, बहुत लोगों ने कहा। अच्छा, अब एक और पहलू अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं एक इक़्तिबास आप दोनों उस्तादों को सुनाना चाहता हूँ। लिखा गया, दिल की कली और तेवरी की गिराह कभी ना खुली। तो क्या ये नाकामियाँ हयात का सबूत है कि मीर हमें अपने अहद के इंशाउल्लाह खां इंशा जैसे मामला फ़हम, मसलहत कोश या माफ़ कीजिए खुशामदी नहीं लगते? अंग्रेज़ सरकार की नमक हलाली के अदवार में मुरतब की गई तहरीरों में एक वाक़या कुछ यूँ भी है कि मीर की उम्र का तकरीबन आखिरी हिस्सा आन पहुँचा है। उफ्ताद ज़माना से वो लखनऊ आ चुके हैं और नवाब आसिफ उद-दौला के इंतकाल के बाद सरकारी वजीफ़े से महदूम भी। ज़िंदगी एक बार फिर उसरत तंगी में बसर हो रही है। ऐसे में एक रोज़ तहसीन की मस्जिद पर सरेराह बैठे हैं शाह अवध नवाब सादत अली खां की सवारी गुजरती है तो सब ताज़ीम को उठकर कुर्निश बजा लाते हैं। ये बेपरवाह बेनियाज मुँह फेरे बैठा किए। नवाब ने पूछा, ये कौन है जिसकी तमकनत उठने की जहमत गवारा नहीं करती? खवासी में मौजूद इंशा ने फ़ौरन अर्ज़ किया, ये गदाए मुतकब्बिर मीर है जिसका ज़िक्र हुजूर में कई बार आया है। गुजारे का वो हाल और मिजाज का ये आलम आज भी फाक़े से होगा। नवाब ने आनकर चौबदार के हाथों खिलत और 1000 रुपये दावत का भिजवाए। ये चौबदार के हाथों भिजवाए जाने पर भड़क उठे और नज़र ये कहकर वापस लौटा दी कि मस्जिद में भिजवा दीजिएगा, ये गुनाहगार अभी इतना मोहताज नहीं। ये जो खुददारी की कैफियत है, और खुददारी की ये कैफियत के आप किसी अमीर के यहाँ मुलाजिम हुए हैं और उसने ये कहा कि डूमनी के लड़के को 2 शेर अटवा दीजिए, ये भी गालियाँ करेगा, इस बात पे मुलाजमत छोड़ दी। या किसी ने कहा कि ज़रा हमारी गज़ल की इस्लाह कर दीजिए, इस पे मुलाजमत छोड़ दी। और फिर ये कहना कि ज़बान उर्दू या अहले उर्दू समझें या जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ और अहले लखनऊ इन दोनों से महरूम है। ये जो अपने ऊपर एक एहसास तफ़ाखुर हमें, और वो अपने कलाम को भी बहुत ऊंचा समझते हैं, और ये जो अंदाज़ है मीर का, ये उनकी शायरी में भी झलकता है। इस नुक्ता नज़र से हमने क्यों नहीं देखा कि बगावत का पहला लहजा है कि जो अपनी हमीयत की बात करता है और वो वजीफ़ा खारी की बात नहीं करता? देखिए, वजीफ़ा तो उस ज़माने में मतलब एक तरीक़ा था ना, शायर पेट्रनेज का तरीक़ा था, जो दरबार थे उनसे वाबस्ता हुआ करते थे, कोई अनोखी बात नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है हर एक का मिजाज होता है। जैसे गालिब का भी मिजाज था, उन्होंने भी एक नौकरी ठुकराई थी उर्दू कॉलेज की, इसी तरह का उनके बारे में भी एक वाक़या है। और देखिए एक चीज़ मैं जी बताइए, इसी में ज़िक्र मीर में जी जो अपनी नौकरियों का हाल मीर बयान करते हैं, वो तो किसी सूबेदार के साथ बतौर उसके मुशीर या मसाहिब या एलची के तौर पे है, वो बतौर शायर तो नहीं। देखिए, ये जो वाक़यात हैं ये किस तरह हम तक पहुँचे हैं, किसकी ज़बान से पहुँचे, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जैसे आपने बात शुरू की कि अगर इस तरह का मिजाज था और इस तरह से अपने ऊपर और अपने काम, अपने फ़न, अपने क्राफ्ट, अपने जो चीज़ वो करें, उस पर बहुत एतमाद होगा जब भी वो इतनी मतलब ये इस तरह से रिएक्ट करने के लिए या इस तरह होने के लिए। और एक तो आपका मिजाज फितरतन होता है, दूसरा अपने ऊपर अपने जो तख्लीक है या जो अपना मर्तबा है
उस पर बहुत एतमाद होगा जब भी वो इस तरह के थे। सो ये फिर दूसरी बात कि शायर है, आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट है, अब कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो है वो बहुत हसास होता है। वैसे मेरा ख्याल है और लोग भी हसास होते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास, अब उनका मिजाज था तो था। अब देखिए मुश्किलात क्या कम देखी मीर ने 60 बरस की उम्र में हिजरत की, लखनऊ आके रहे, जहाँ वो बहुत कहा यही जाता है, किताबों में लिखा है कि वो बहुत खुश नहीं थे यहाँ के माहौल से। ये बहुत मुख्तलिफ था, दिल्ली और लखनऊ का बाकायदा अलग अलग दबिस्तान है। अब लिखने में आपका कल्चर और तहज़ीब भी मुख्तलिफ थी इधर। और आखिर तक वो आए, हालांकि मीर के आखिरी 4 दीवान जो हैं वो लखनऊ आने के बाद जो है वो शायद, पहले 2 उससे पहले थे, और आखिरी 4 दीवान। और यहाँ पर ज़ाहिर है दिल्ली के जो हालात थे वहाँ से जब यहाँ आए हैं तो उसमें फ़र्क तो था। वहाँ कहाँ उन्होंने जो वक्त देखा, वो जो उनका शेर है, आँखों में फिरती सिलाइयाँ देखी, शाह के कोहले जवाहर थी खाक के पास जिनकी, उन्हीं की आँखों में फिरती सिलाइयाँ देखी। तो ये उस जगह से जो है वो आए थे, मजबूर होकर आए थे। अब मजबूर होकर आना जो है, अब फिर उनका कितनी तकलीफ़ हुई होगी अगर उनका मिजाज ऐसा था। और यहाँ आकर रहना एक वो भी उनसे मंसूब हैं, वो एक कता जो है, क्या पूछो हो, हाँ, तो बाश पूछो हो, पूरब के साकिनों, उनको गरीब जान के हंस हंस पुकार के इसमें दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो बहरहाल मतलब ये कहा जा सकता है। और क्या कहा है मिजाज के बारे में, तो और क्या कह सकते हैं। एक तरफ तो बात ये हुई कि अपनी क्राफ्ट पे और अपनी ज़बान पे इतना ज़्यादा एहसास तफ़ाखुर है कि अहले लखनऊ को शेर सुनाने को तैयार नहीं, या जो जिससे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि खैर आपका शगल ठहरा, हमारी ज़बान ख़राब होती है। और दूसरी तरफ उसी गली मोहल्ले में बोले जाने वाला मुहावरा शेर में बांध रहे। ये दो कन्फ्यूजन है मुझे। नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन मुझे नहीं लगता। मेरा ख़्याल है कि ज़बान का एक जो स्टैंडर्ड रजिस्टर जिसे आप कहते हैं, वो मीर ने शायरी में तरतीब दिया है। तो गलत और सही के मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो ये भी तो है ना। तो उनके यहाँ ये है कि उन्होंने एक ये सारी जो उनके इर्द गिर्द बोलियाँ थीं उनसे कशीद किए अल्फाज और वो उन्होंने इस्तेमाल किए। तो मैं समझता हूँ मुझे कोई इसमें मेरा नहीं मुझे लगता कि कन्फ्यूजन है। चूँकि देखिए एक ज़बान का दुरुस्त होना या ज़बान दुरुस्त बोलना या दुरुस्त लिखना, ये सारी बातें बहुत अहम हैं। मगर जो बहुत बड़ा शायर है वो उसको ज़बान को तोड़ मरोड़ भी देता है। वो उसमें से नए अल्फाज और नए अल्फाज से नए मानी पैदा करता है और नए अल्फाज शामिल कर देता है। या आजकल हमारे यहाँ भी हो रहा है, अब तो हमारे यहाँ नस्र में भी हो रहा है कि पाकिस्तान की जो मकामी हमारी ज़बानें हैं, कौमी ज़बानें, उनके अल्फाज और उनकी पूरी तराकीब और पूरा माहौल उर्दू नस्र में शामिल हो गया है। शेर में भी इसी तरह से हो रहा है। तो ये मीर साहब ने किया, इसलिए मीर उर्दू के नेटिव पोइट हैं। जैसे नज़ीर अकबर आबादी उर्दू का नेटिव पोइट है। वो वस्ती एशिया और ईरान और खुरासान से इमेजरी बोरो नहीं कर रहे, वो वहाँ से अपने जो पैमाने हैं वो वहाँ से नहीं मुस्तार ले रहे, बल्कि वो यहाँ अपने नए पैमाने बना रहे हैं। तो नज़ीर ने ज़रा डिस्क्रिप्टिव पोइट्री में वही काम किया है जी। मीर साहब का की सतह और है, उन्होंने और तरह की शायरी की है। तुम उर्दू की, गोपीचंद नारंग ने कहीं लिखा है कि उर्दू की पूरी ज़बान के पूरे शायर, उर्दू की पूरी ज़बान के पूरे शायर। तुम कभी मीर को चाहो हो कि चाहिए है तुम्हें, और हम लोग तो सब उनका अदब करते हैं। और एक अमीर के बारे में जो बात कही जानी चाहिए, वो अगर आपके पास वक्त होगा तो बाद में हम करेंगे। अगर हाँ अगर गायकी की जानिब चले जाएं तो फिर मैं आपसे वो पूछे लेता हूँ जी। अब आपको अब्बास भाई हम ज़हमत दे दें जी, बिस्मिल्लाह। अपनी हस्ती हबाब की सी है, अपनी हस्ती हबाब की
शराब की से है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की से पंखड़ी गुलाब की से अपनी हस्ती हबाब की से बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत तब इस तरह की से हालत तब इस तरह की से ये नुमाइश शराब की से अपनी हस्ती हबाब वाह वाह, क्या अच्छी गज़ल है मीर की। आप यास्मीन, आप कोई बात मीर के मुताल्लिक़ कहना चाह रही थी? सब बहुत अहम बात यह है और कि मीर ने जब शेर कहना शुरू किया, जैसे आपने शुरू में ही उनका तारीख़ पैदाइश वगैरह बताई 1722, और उनसे पहले सौदा हैं। सौदा की तारीख़ में भी कुछ मतलब है कि बाज़ लोग कहते हैं 1707 है, बाज़ कहते हैं 1713 है, जो भी है, लेकिन ये बिल्कुल आगाज़ ही में, यानी उस वक्त तक उर्दू ज़बान जो है वो बिल्कुल पाँव ही चल रही थी ना। वली से ज़रा सा पहले आप देखिए, तो वली का दीवान पहुंचा है, जैसे कहा जाता है 1720 में। इन तारीखों में थोड़ा सा मेरा ख्याल है वो कुछ है कि एक आध साल का फ़र्क है, ज़्यादा भी हो। जी हाँ, अहद जो है वो। और उससे पहले का ज़माना, जैसे मीर से पहले का ज़माना इहाम गोई का ज़माना कहलाता था, हातिम वगैरह, और उससे पहले रेख्ता गोई। नहीं, रेख्ता गोई का मतलब है कि उस ज़माने में जब लोग इस ज़बान में, जिसको उर्दू अभी नहीं कहते थे आप या हिंदी कहते थे या हिंदवी कहते थे और रेख्ता कहते थे, और वो रेख्ता गोई का ज़माना जिसमें लोग जब लिखते थे इस ज़बान में तो वो चीज़ें महफूज भी नहीं करते थे कि ये तो चलिए छोटी मोटी ज़बान है, हम ऐसी अज़रा है जिसको कहते हैं, वो आपने किसी को लिख के दे दिया कोई चीज़ किसी को। खुसरो के बारे में भी यहाँ कहा जाता है, मसूद साद सलमान का पूरा दीवान कहते हैं था हिंदी का, और वो पता नहीं कहाँ गया, हालांकि उनके दूसरे दीवान जो हैं वो महफूज रहे, फारसी के महफूज। जी हाँ, तो इस तरह से मीर ने, यानी आपके सामने कोई मिसाल ना हो और फिर आप चलिए शायरी तो कर लें, मगर ऐसी शायरी करें। और वो ये जो है ये बहुत मतलब कि बड़ा जो है वो जहन, बहुत बड़ा क्राफ्ट्समैन और बहुत पुरएतमाद अपने बारे में, और कि ये लिखा। और फिर ऐसे ही नहीं कि उन्होंने किसी बाकायदा मतलब ऐलान करके अपने बारे में जो बातें कही हैं, जो शेर कहे हैं, जो उनका तसव्वुर, उनका ख्याल है कि तो उनको मालूम था वो कौन है और कैसे हैं सब चीज़।
गाइडेंस कितनी थी, गाइडेंस थोड़ी बहुत थी, खाने आरजू का नाम थोड़ी बहुत नहीं कहना चाहिए, चलिए ज़्यादा भी हो, मगर उनका जो टैलेंट था वो वाकई बहुत एक ख़ास बात थी, जो कि कहीं कभी कभी इस तरह के लोग जो हैं वो आते हैं। चूँकि अब हम प्रोग्राम के अख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, हमने मीर के क्राफ्ट के बारे में बात की, मीर की शख्सियत के बारे में बात की, हमने कलाम से मीर की शक्ल की बजाय मीर के ज़रिए से मीर के कलाम को देखने की कोशिश की। क्या मीर आने वाले कल का शायर है? कल जो बात लिखेगा हारिस खलीक, क्या उसमें मीर की झलक या मीर का लहजा या मीर का मजमून या मीर की सदा सुनाई देगी या नहीं? देखिए, मीर की सदा सुनाई देना, मैं तो खैर नज़्म ज़्यादा कहता हूँ, गज़लें चंद कही हैं मीर साहब की मोहब्बत और इत्तबा में उनकी ज़मीन में, लेकिन जो जहाँ तक उर्दू गज़ल है, साथ साथ नज़्म और ज़बान का ट्रीटमेंट, यानी उसके साथ जो बर्ताव है, वो मैं प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने आपसे कहा था कि हम में से कोई शायद कभी बड़ा कैनवस पेंट करने में कामयाब हो जाता है तो वो भी तस्वीर उसी मकान में लगा देता है जाके, और कभी कोई छोटी सी तस्वीर बनाता है, कोई सिर्फ एक पौधा लगा सकता है उस मकान के बाहर। तो बेसिकली तो मीर तो उर्दू शायरी का मकान है, तो वो तो मौजूद रहेगा। अब उसमें आप उसकी देखभाल करते रहेंगे, मेंटेनेंस होती रहेगी, रंग रोगन होता रहेगा, चौखटें साफ़ की करते रहेंगे आप, नई खिड़कियां लगा लेंगे, खिड़कियों के पट बदल लेंगे, लेकिन वो मकान अपनी जगह रहेगा। और ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यानी इसको आप कहीं नहीं जा रहा। मैंने अभी 2-3 शेर आपसे, चंद शेर यास्मीन आपा ने आपको सुनाए, चंद मैंने सुनाए, कुछ आपने खुद पढ़े, ये कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन जाहिर है कि आप कोई मतलब हम ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क़यास कर सकते हैं, आइंदा आने वाला कल कैसा होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन उर्दू शायरी अगर मौजूद है तो मीर साहब मौजूद रहेंगे। एक शेर सुन लीजिए जी। उसकी गली में चाहने वाला नहीं मिला, उसकी गली में चाहने वाला नहीं मिला, उसकी गली में चाहने वालों के सर मिले। वाह, उसकी गली में चाहने वालों के सर मिले। तो ऐसे शेर जो हैं ये इंस्पायर करते रहेंगे लोगों को। बहुत उम्दा। ख़वातीन हज़रात, मीर की नाजुक मिजाजी की बात हुई, मीर की तनक मिजाजी की बात हुई। क्या वो नाकाम शायर एक नाकाम शख्स हैं कि जो शायरी पे आमादा हुए? क्या वो इनफालियत ज़दा माशरे का चेहरा है? और हमने इन तमाम गुफ्तगू से मीर का एक नया उभरता हुआ चेहरा देखा, वो मीर कि जो शायरी को अपना एजाज़ समझता है, जिनसे बाजार नहीं। ये फ़न उनका गुरूर है, थोक का माल नहीं। वो हुर्मत हर्फ के नकीब हैं, उजरती कसीदा गो नहीं। वो ज़ोर बाजू से लुक़्माए हलाल तो कमाना चाहते हैं, लेकिन शायरी हस्ब हिदायत नहीं होगी हमसे कि सज़ावार नहीं है। सो यही वजह है कि सितंबर 1810 में 90 बरस की उम्र में जिस्मानी मीर इंतकाल कर गए और इखाड़ा भीम सिंह नामी कब्रिस्तान में पैवस्त खाक हुए। अब इस कब्रिस्तान का नामो निशान नहीं मिटता है कि ख़ुद मीर की कब्र लखनऊ सिटी स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म के नीचे आ चुकी है और अब उसका भी कोई निशान नहीं है। लेकिन ये हमीयत का लहजा हर एक दौर में लिखे जाने वाले अदब की परख बन चुका है, क्योंकि मीर ज़िंदा हैं अपने कलाम के लहजे में, अपने बयान के लहजे में। और मीर का ख़ुद ये कहना कि जानेगा नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मीर पढ़ाया, और मैं हारिस अब दोबारा फेसबुक पे जाके देखूंगा कि मीर के हवाले से क्या नई बात आई है। और यास्मीन आपा, आपने आज हमारे इल्म में इजाफा किया। नहीं, बहुत शुक्रिया, हम तो तालिब इल्म हैं, अब शर्मिंदा न करें हमें। और अब आपकी जानिब अब्बास भाई, जी बात हो गई मीर की, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। जनाब, आपकी आवाज़ जी।
बूटा बूटा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने भूल ही न जाने, जाने ना जाने भूल ही न जाने, पार तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। चारा करी बीमारी ये दिल की, रस में शहरे हुस्न नहीं, चारा करी बीमारी ये दिल की, रस में शहरे हुस्न नहीं, वरना दिल भरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने है, दर्द का चारा जाने है, पत्ता पत्ता मेहरो वफाओ लुत्फो इनायत, एक से वाकिफ इनमें नहीं, एक से वाकिफ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंज़ु कनाया रमज़ो इशारा जान